Hello everyone, hope you guys are doing very well. My name is Prashant Gupta and welcome to my channel The Indian League. Friends, as we all know, शादी के बाद कई बार कुछ ऐसे इश्यूज अराइज हो जाते हैं एक मैट्रिमोनियल लाइफ में, जिनके साथ में एक मैरिड लाइफ को बिताना, जिनके साथ में एक मैरिड लाइफ को कैरी ऑन करना थोड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता है। और ऐसे में अगर वो सारे इश्यूज सामने आने लग जाए तो एक डिवोर्स जैसे चांसेस या डिवोर्स जैसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होने लग जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, शादी करना जितना आसान है उतना ही डिफिकल्ट एक डिवोर्स की प्रोसीडिंग, उतना ही पेनफुल एक डिवोर्स की प्रोसीडिंग होती है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मेंटल डिस्टर्बेंस तो होता ही है, साथ में लॉ की बहुत सारी प्रोसीडिंग्स है जो फॉलो करनी पड़ती है। ऐसे में एक बेस्ट सोल्यूशन निकल करके सामने आता है, वो है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव एस्पेक्ट है, उसको समझने की थोड़ी सी जरूरत है। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स जो है वो आप शादी के 1 साल के बाद में कभी भी फाइल कर सकते हैं। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज आप नहीं फाइल कर सकते। अगर एक हस्बैंड और वाइफ अपनी मर्जी से, अपने सहज सम्मति से एक दूसरे को डिवोर्स देना चाहते हैं तो वो इस प्रोसीडिंग में जा सकते हैं और बाद में वो अपनी भी लाइफ अच्छी तरीके से न्यू फ्रेश लाइफ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के बारे में। क्या होता है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स, कैसे फाइल होता है, कितना टाइम लगता है और क्या क्या इसके टर्म्स एंड कंडीशन है। जो सबसे पहले बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है इस म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स को फाइल करने के लिए फ्रेंड्स, वो 3 कंडीशन है कोर्ट के साइड से, और वो है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, सेपरेशन एंड कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज। तो अब गाइस, व्हाट इज टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन? टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट वो होता है जिस जगह पे आपका मैटर फाइल होता है या जिस कोर्ट में आपका मैटर फाइल हो जाता है। अगर इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं तो फ्रेंड्स, तो इसके अंदर जो भी आप एड्रेस प्रूफ यूज करेंगे, उस एड्रेस प्रूफ के हिसाब से आपका जो भी नियर बाई का फैमिली कोर्ट होगा उस जगह पे आपका मैटर फाइल हो जाएगा। ये एक बेसिक लैंग्वेज में टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन आपको समझाने की मैंने कोशिश की। अब टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को लेने के लिए भी 3 कंडीशंस होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ज्यूरिसडिक्शन के भी 3 कंडीशंस के बारे में। सबसे पहला कंडीशन है फ्रेंड्स, प्लेस ऑफ मैरिज, जहां पे आप दोनों की शादी हुई है। दूसरा ज्यूरिसडिक्शन कंडीशन है प्लेस वेयर हस्बैंड एंड वाइफ लास्टली रिसाइडेड, जो भी आप लोगों का जो भी एड्रेस होगा जहां पे आप लोग लास्टली रिसाइड कर चुके हैं या लास्ट में जहां पे भी आप लोग रहे हैं एक दूसरे के साथ में। तीसरा कंडीशन आपका फ्रेंड्स आता है प्लेस वेयर वाइफ इज रिसाइडिंग एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द पिटिशन। प्लेस वेयर वाइफ इज रिसाइडिंग एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द पिटिशन। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जहां पे भी वाइफ रह रही है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द पिटिशन। तो इन तीनों कंडीशंस में किसी एक कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना है और इन तीनों कंडीशंस के किसी एक भी कोर्ट में आप जाकर के आपके मैटर को फाइल कर सकते हैं। आप तीनों में से कोई एक ज्यूरिसडिक्शन का ऑप्शन ले सकते हैं, या तो वो प्लेस ऑफ मैरिज होगा, या तो हस्बैंड और वाइफ का लास्टली रेसिडेंशियल एड्रेस होगा, या तो फिर वाइफ जहां पे करेंटली रह रही हो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द पिटिशन। तो ये हो गया ज्यूरिसडिक्शन के बारे में फ्रेंड्स। अब हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव एस्पेक्ट आप कह सकते हैं सेपरेशन का। अब आते हैं अपने सेकंड कंडीशन पे, वो है सेपरेशन। सेपरेशन में ये देखा जाता है फ्रेंड्स, हस्बैंड और वाइफ कम से कम 1 साल तक पिटिशन को फाइल करने से पहले अलग रह रहे होंगे। अब जान लेते हैं ये 1 साल अलग रहने का मतलब क्या होता है। ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि वो किसी दूसरे सिटीज में रह रहे हो, हस्बैंड और वाइफ अलग अलग सिटीज में रह रहे हो, अलग अलग घरों में रह रहे हो या अलग अलग एरिया में रह रहे हो। हालांकि ये भी सेपरेशन ही ऑफ कोर्स कंसिडर किया जाएगा, ये भी ऑफ कोर्स इट इज अ सेपरेशन दैट दे आर लिविंग अपार्ट, दे आर लिविंग सेपरेटली। बट सेपरेशन का ये भी मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर देखिए फ्रेंड्स, ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। अगर सेपरेशन में अगर हस्बैंड और वाइफ एक ही रूफ के नीचे रह रहे हो, एक ही छत के नीचे रह रहे हो, एक ही घर के अंदर रह रहे हो, लेकिन ये जरूरी है कि वो अपने मैट्रिमोनियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को ना निभा रहे हो, तो वो भी एक सेपरेशन ही कंसिडर किया जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, हस्बैंड और वाइफ एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन अपनी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप
को नहीं निभा रहे हैं, मतलब हस्बैंड अंडर द कैपेसिटी ऑफ हस्बैंड अपनी वाइफ के टूवर्ड्स अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा रहा है, वाइफ अंडर द कैपेसिटी ऑफ वाइफ हस्बैंड के टूवर्ड्स अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा रही है। इसके अंदर सबसे और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन 1 साल के सेपरेशन में जब आप अपनी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप नहीं निभा रहे हैं, आपके बीच में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल अफेयर भी नहीं होने चाहिए, ताकि इसको प्रूव किया जा सके कि आप 1 साल तक कंप्लीटली सेपरेट थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टू फ्रेंड्स। और जस्ट इन केस अगर ऐसे कुछ इश्यूज होते हैं, ऐसा कुछ होता है कि आप विद इन 1 ईयर ऑफ सेपरेशन टाइम आप फॉलो कर रहे हैं और उसी बीच में अगर आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल अफेयर हो जाता है एक दूसरे के साथ में, तो वो सेपरेशन टाइम जो आपने इतने टाइम से किया होगा वो वहाँ पे नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो वहाँ पे खत्म हो जाएगा और आपका एक नया सेपरेशन डेट चालू हो जाएगा। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को दिमाग में ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। सेपरेशन ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अलग अलग घरों में रहें, अलग अलग सिटीज़ में रहें, अलग अलग एरियाज़ में रहें। आप एक ही छत के नीचे भी रह करके सेपरेट रह सकते हैं, बट देयर शुड बी नो मैट्रिमोनियल रिलेशन। एक दूसरे के टुवर्ड्स आप कोई भी मैट्रिमोनियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना निभा रहे हो, तो इसको भी एक सेपरेशन कंसिडर किया जाता है, इसको भी एक सेपरेशन कंसिडर किया जा सकता है। इस जगह पे फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट बात भी मैं आपको बता देता हूँ। एज पर सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ये जो 1 साल का सेपरेशन ड्यूरेशन है, इसको भी आप वेव ऑफ करा सकते हैं, लेकिन एज पर द कंडीशंस एंड एक्सेप्शंस गिवन एज पर सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग अगर आपका मैटर उस तरीके से फिट होता है तो ये 1 साल का जो सेपरेशन टाइम है इसको भी आप कैंसिल करा सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स ये तीसरा कंडीशन क्या कहता है। तीसरा कंडीशन है कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज। कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज अपने आप में ही एक तरीके से डिफाइन करता है कॉन्सेंट ऑफ हस्बैंड और वाइफ दोनों की कंसेंट जरूरी है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स को फाइल करने के लिए। वो दोनों अपनी मर्जी से, अपनी सहसम्मति से इस पिटीशन को फाइल करना चाहते हैं। उनके ऊपर कोई भी दबाव, कोई भी प्रेशर, कोई भी फोर्स नहीं है एक दूसरे का, और अपनी मर्जी से इस पिटीशन को फाइल करना चाहते हैं। ये भी एक जरूरी एस्पेक्ट है फ्रेंड एक म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स को फाइल करने के लिए। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स को फाइल करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहला तो आप दोनों पार्टीज की, हस्बैंड और वाइफ की, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी। दूसरा रिक्वायरमेंट आता है गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि आपका वो आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, एक्सेट्रा। तीसरा आपकी रिक्वायरमेंट है मैरिज सर्टिफिकेट, जस्ट इन केस अगर आपकी मैरिज रजिस्टर्ड है तो मैरिज सर्टिफिकेट, और अगर जस्ट इन केस आपकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे केसेस में आपका इन्विटेशन कार्ड, मैरिज इन्विटेशन कार्ड की कॉपी, और एटलीस्ट 2 से 3 फोटोग्राफ्स जो कंबाइंड फोटोग्राफ्स होते हैं, मैरिज के कंबाइंड फोटोग्राफ्स वो होते हैं। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग की म्यूचुअल कंसेंट। डॉक्यूमेंट्स के बाद फ्रेंड्स एक और भी इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स को फाइल करने के लिए हस्बैंड और वाइफ के सेपरेट एडवोकेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों अग्रीड है तो कोई एक भी एडवोकेट इसके अंदर काम कर सकता है, क्योंकि इस म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के अंदर कोई पिटिशनर या कोई रेस्पोंडेंट नहीं होता, ये दोनों ही पिटिशनर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में, किस तरीके से म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स कोर्ट के अंदर प्रोसीड होता है। तो फ्रेंड्स कोर्ट की प्रोसीडिंग को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में। एक को हम बोलते हैं फेज नंबर 1, दूसरे को हम बोल देते हैं फेज नंबर 2। फेज 1 में जो होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट मोशन पिटिशन, और फेज नंबर 2 में जो होता है उसको हम बोल देते हैं सेकेंड मोशन पिटिशन। तो चलिए अब जान लेते हैं फर्स्ट मोशन पिटिशन क्या होता है। फर्स्ट मोशन पिटिशन के अंदर जब हम पिटिशन प्रिपेयर कर लेते हैं, जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके पिटिशन को प्रिपेयर कर लेते हैं। पिटिशन फाइल हो जाती है, और फाइलिंग हो जाने के बाद में आपको एक हियरिंग डेट मिल जाती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको हियरिंग डेट भी बाद की मिले, हो सकता है ऐसा भी बहुत सारे फैमिली कोर्ट्स में होते हैं कि उसी ऑन द वेरी सेम डे आपको फर्स्ट हियरिंग आपको डेट मिल जाती है। फर्स्ट हियरिंग की डेट मिल गई आपको, सेम डे पे डेट मिल गई आपको, पिटिशन के साथ में आप दोनों पार्टीज को कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना है। अगर आपने एडवोकेट हायर किया तो ऑफकोर्स एडवोकेट के साथ में आपको प्रेजेंट होना है। जैसे ही आप कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे फ्रेंड्स, उसके बाद में सबसे पहला कोर्ट ये देखना चाहती है कि क्या कोई
गुंजाइश बाकी रह गई है आपके शादी को बचाने के लिए, आपके मैरिज को सेव करने के लिए, इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो कोर्ट आगे की प्रोसीडिंग करेगी, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगी, आपके स्टेटमेंट लेगी। चूंकि अभी हस्बैंड और वाइफ ने ऑलरेडी म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए कंसेंट ऑलरेडी दे दिया है, तो आपके जो भी रीजंस होंगे आप कोर्ट के सामने बताएंगे कि किस रीजंस की वजह से आप लोग म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेना चाहते हैं। कोर्ट आप दोनों के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद में वो आपका फर्स्ट मोशन पिटीशन का वो एक काम वहाँ पे आपका हो जाता है। इसके बाद आप लोग अपने अपने घर चले जाइए और जहाँ पे भी आप लोग रह रहे हैं वहाँ पे रहिए। इसके बाद में कोर्ट आपको 6 महीने का टाइम ग्रांट करती है, जिसको बोलते हैं वेटिंग पीरियड बोलते हैं, कूलिंग ऑफ पीरियड बोलते हैं। इस 6 महीने का टाइम ग्रांट करने का पर्पस क्या होता है फ्रेंड्स, इसको जानने की बहुत जरूरत है। इसका पर्पस ये है फ्रेंड्स कि कोर्ट ये देखना चाहती है क्या कोई सच में कोई गुंजाइश बाकी नहीं है आप लोगों के बीच में रिकंसिल होने के लिए, या मैरिज को रिस्टोर करने के लिए आप लोग साथ में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए वो टाइम ग्रांट किया जाता है। तो मान लीजिए अगर आपको 6 महीने का टाइम ग्रांट हो जाता है, 6 महीने के बाद में आपको सोचने का टाइम मिलता है। 6 महीने के बाद में भी 2 कंडीशन अराइज हो जाते हैं फ्रेंड्स। पहला कंडीशन तो ये कि अगर आप लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे साथ में रहना है, तो फर्स्ट मोशन पिटीशन वहाँ पे डिसमिस हो जाएगा। एक छोटे से एप्लीकेशन करके आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। और अगर आपने ये डिसाइड किया नहीं स्टिल यू आर लुकिंग फॉर द डिवोर्स एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर, आप लोग साथ में नहीं रह सकते हो, तो फिर सेकेंड मोशन पिटीशन एनफोर्स करना पड़ता है। अब गाइस जो भी आपको 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड मिलता है, उस 6 मंथ्स के वेटिंग पीरियड के बाद 18 मंथ तक, 6 मंथ के वेटिंग पीरियड के बाद 18 मंथ तक, अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल तक, अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर तक का टाइम होता है। आप कभी भी जाकर के इस पर्टिकुलर टाइम स्पैन में आप कभी भी जाकर के सेकेंड मोशन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या कोई तरीका है जिसके अंदर 6 मंथ्स का जो वेटिंग पीरियड है वो हम बचा सके? जरूर है फ्रेंड्स। 6 मंथ्स के वेटिंग पीरियड को भी सेव किया जा सकता है अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। तो चलिए जान लेते हैं ये 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड किस तरीके से वेव ऑफ हो सकता है। तो फ्रेंड्स ईयर 2017 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक ये फाइंडिंग आई थी बहुत ही अच्छी, जिसके अंदर अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो प्रोविजन है 6 मंथ्स वेटिंग पीरियड का, वो प्रोविजन मैंडेटरी नहीं है बल्कि वो एक डायरेक्टरी प्रोविजन है। इस रीजन से कोर्ट वो 6 मंथ्स पीरियड को वेव ऑफ कर सकता है आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्ट दैट मैरिज हैज नो चांस ऑफ रिस्टोरेशन। मैरिज को रिस्टोर करने का कोई चांस ही नहीं है, इसीलिए 6 मंथ्स पीरियड को वेव ऑफ किया जा सकता है। इसके अंदर कोर्ट ये भी देखता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अब नहीं है, सारे के सारे डिस्प्यूट सेटल हो चुके हैं और उन्होंने 1 साल का सेपरेशन पीरियड भी प्रॉपरली फॉलो किया है। डिस्प्यूट की अगर हम बात कर लें तो डिस्प्यूट इन द सेंस जैसे कि कोई चाइल्ड कस्टडी का इशू हो जाता है या जैसे कि कुछ मनी एक्सचेंज का इशू हो जाता है, तो ये सब कुछ सेटल्ड है दोनों के बीच में। इसके अलावा अगर और कोई चांसेस वो देखना चाहेंगे तो वो ये देखना चाहेंगे कि अगर आप कोई काउंसलिंग में गए हुए हैं, मीडिएशन में गए हुए हैं, तो वो भी कम्प्लीटली फेल हो चुका है। देयर इज नो चांस एट ऑल कि ये लोग हस्बैंड एंड वाइफ अंडर द कैपेसिटी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ 6 महीने के बाद में रहने वाले हैं। तो अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि आप लोग साथ में नहीं रहेंगे 6 महीने के बाद में भी, तो कोर्ट ये 6 महीने का पीरियड को वेव ऑफ कर सकता है। इसके लिए आपको फर्स्ट मोशन पिटीशन के साथ में एक वेवर ऑफ एप्लीकेशन को भी मूव करना होगा, वो उस ताकि कोर्ट अपना डिसीजन उसके ऊपर दे सके। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग अपने 6 मंथ्स के कूलिंग पीरियड को, आप लोग अपने 6 मंथ्स के वेटिंग पीरियड को वेव ऑफ कर सकते हैं एक वेवर एप्लीकेशन के बाद। तो अभी तक हमने ये जान लिया प्रोसीडिंग के अंदर एक फर्स्ट मोशन पिटीशन आपको मूव करना है, 6 मंथ्स की जो वेटिंग पीरियड है उसको वेव ऑफ करने के लिए एक वेवर एप्लीकेशन मूव करना है जिसके ऊपर कोर्ट अपना डिसीजन देगा। और जस्ट इन केस अगर कोर्ट आपकी ये वेवर ऑफ एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है किसी भी एनी चांस से, तो आप अपील करने के लिए हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो इन दोनों प्रोसीजर्स के बाद अब सेकेंड मोशन पिटीशन क्या होता है, तो चलिए जान लेते हैं अपनी सेकेंड मोशन पिटीशन के बारे में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेकेंड मोशन पिटीशन के बारे में। सेकेंड मोशन पिटीशन आप कब फाइल करेंगे? अगर आपको 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड मिला हुआ है
तो उस 6 मंथ्स के बाद में आप सेकेंड मोशन पिटिशन 18 मंथ्स तक कभी भी फाइल कर सकते हैं। और अगर आपका 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड वेव ऑफ हो गया है तो एज पर दी प्रोसीजर आप सेकेंड मोशन पिटिशन को फाइल कर सकते हैं। सेकेंड मोशन पिटिशन भी बिल्कुल फर्स्ट मोशन पिटिशन के जैसे ही फाइल होता है, उसके अंदर भी सेम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आप लोगों ने कोई एडवोकेट हायर किया हुआ है तो एडवोकेट के साथ में हस्बैंड वाइफ दोनों कोर्ट के सामने फिर से प्रेजेंट होंगे। कोर्ट आपसे फिर से स्टेटमेंट पूछेगा कि आप लोग क्या रेडी हैं। अगर आप लोगों का आंसर यस होगा कि ठीक है हम लोग रेडी हैं म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए, तो कोर्ट डिक्री ऑफ डिवोर्स पास कर देगी। और इस पूरी प्रोसीडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स, जब भी प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है, प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से लेकर के डिक्री ऑफ डिवोर्स मिलने तक दोनों पार्टीज के कंसेंट बने रहने चाहिए। अगर इस पीरियड के अंदर किसी भी एक पार्टी ने अपने कंसेंट को विड्रॉ कर दिया तो ये पिटीशन ही डिसमिस हो जाएगा, इस पिटीशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स पिटीशन का भी एडवांटेज कह लीजिए या आप ये डिसएडवांटेज कह लीजिए, कोई भी पार्टी अगर ये एंटायर प्रोसीडिंग में कभी भी अपना कंसेंट विड्रॉ करती है तो ये मैटर वहीं डिसमिस हो जाएगा और दोनों पार्टीज फ्री हैं अपने कंसेंट को विड्रॉ करने के लिए भी। फ्रॉम दी स्टार्ट टिल यू आर गेटिंग दी डिक्री ऑफ डिवोर्स दोनों पार्टी कभी भी अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकती है। अगर उनको उनका माइंड सेट चेंज होता है, अगर उनको लगता है कि नहीं मुझे डिवोर्स में नहीं जाना है, तो वो कभी भी अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं कि ठीक है दोनों पार्टीज प्रेजेंट है फर्स्ट मोशन पिटीशन में, सेकेंड मोशन पिटीशन के लिए मान लीजिए आपको 6 महीने का जो भी टाइम मिलता है, उस 6 महीने के बाद में सेकेंड मोशन पिटीशन के अंदर दोनों पार्टीज में से अगर कोई एक पार्टी एब्सेंट हो गई तो इसका भी एक बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया हुआ है। जस्ट इन केस अगर सेकेंड मोशन पिटीशन के अंदर कोई भी एक पार्टी एब्सेंट हो जाती है तो ऐसे सर्कमस्टेंस में कोर्ट को पूरा पावर है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेकेंड पार्टी की कंसेंट ले सके। अगर सेकेंड पार्टी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेकेंड पार्टी भी कंसेंट देती है तो उसकी कंसेंट को पूरी तरीके से लीगल और वैलिड मानी जाएगी। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इसके अलावा ये बहुत जरूरी है दोनों पार्टीज के टर्म्स और कंडीशन कोर्ट में जाने से पहले एकदम क्लियर होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों पार्टीज के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं है और वो कोर्ट के सामने चले गए और कोर्ट के सामने कुछ डिस्प्यूट अराइज हो गया, कोर्ट इमीडिएटली म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स को डिसमिस कर देगी, इस पिटीशन को डिसमिस कर देगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है उसको आप सेटल कर लीजिए, पहले से ही आप सोच समझ लीजिए कि क्या क्या सेटलमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बीच में कोई चाइल्ड को लेकर के डिस्प्यूट है, कोई आपको प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट है, कोई मनी एक्सचेंज को लेकर के डिस्प्यूट है, तो ये सारे डिस्प्यूट पहले से आपको रीथिंक करके उसको सेटल करके कोर्ट के सामने आप जाइए, ताकि वहां पे जाने के बाद में कोई हैसल आपको फेस ना करना पड़े। इसके बाद आपको मैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। बहुत सारे कपल्स ऐसे भी होते हैं जिनके बीच में कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस ही नहीं होते, ना ही उनका कोई चाइल्ड कस्टडी का इश्यूज होता है, ना ही कोई मनी एक्सचेंज का इश्यूज होता है। तो ऐसे भी कपल जो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में जाना चाहते हैं वो भी बिल्कुल इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे लोगों के लिए उनको ये सिर्फ 3 बेसिक कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, वो जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया है, जैसे कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, सेपरेशन और कॉन्सेंट। अगर ये तीनों चीजें हैं, मटेरियल हैं उस मैटर के अंदर, तो बिल्कुल ऐसे कपल भी म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स को फाइल कर सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये चैनल पहुंच पाए और उनके भी व्यूज़ मुझे मिल पाए। अगर आपको म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या किसी भी लीगल टॉपिक पे आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।